Bismillahirrahmanirrahim. Question 1. Which one of the following is correct representation of zinc copper cell and cell potential? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जिंक कॉपर सेल या सेल पोटेंशियल के बारे में सही है? इसके लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब चूंकि ये जो ऑप्शंस हैं उनमें हर ऑप्शन में जिंक और कॉपर दिखाई दे रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये जिंक है और ये क्या है, ये कॉपर है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो नीचे वाला मेटल होगा वो रिड्यूस होगा, जबकि ऊपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। अब जो ऑक्सीडाइज होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो एनोड होता है, और जो रिड्यूस होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो कैथोड होता है। अब देखें, हम इसे अप्लाई कर देते हैं वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल पे। देखिए, इस वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल में जिंक है जो कि हमने कहा कि किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, एनोड के तौर पे, और इस पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये देखिए, हमने यही बात की है। इसी तरह कॉपर जो है, इस पे क्या हो रही है, रिडक्शन, और ये किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक बात की है। तो अब अगर एनोड है तो उस पे ये रिएक्शन होगा, यानी जिंक से जिंक +2 बनेगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और वो किस में शामिल हो जाएगा, सोल्यूशन में। जबकि कैथोड पे ये रिएक्शन होगा, यानी कॉपर +2 उस जिंक के लूज किए हुए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इस रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और ये चाहे कॉपर का साल्ट का सोल्यूशन हो चाहे जिंक के साल्ट का सोल्यूशन हो, कितने मोलर होगा, 1 मोलर। और ये जो बीच में ये वाली चीज़ है, ये क्या है, साल्ट ब्रिज, और साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, 2 पैरेलल लाइंस से। तो अब देखें वो कौन सा रिएक्शन है इन ऑप्शंस में से जिसमें जिंक की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। तो आप देखें, अल्फा पे नहीं हो रही क्योंकि यहाँ जिंक +2 से जिंक बन रहा है, यानी रिडक्शन हो रही है, तो ये गलत हो गया। इसी तरह डेल्टा भी गलत हो गया, क्यों कि यहाँ भी जिंक +2 से जिंक बन रहा है, यानी रिडक्शन हो रही है। अब ऑक्सीडेशन या तो चार्ली पे हो रही है या फिर बीटा पे हो रही है। अब देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों में सेम है। आगे साल्ट ब्रिज का साइन भी आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ Cu 0 से +2 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। हालांकि हमने तो अभी कहा था कॉपर क्या होगा, रिड्यूस, इसका मतलब पक्की बात है, ये क्या है, ये गलत है। जबकि चार्ली पे देखें, ये क्या है, ये कॉपर +2 से 0 है, ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। होनी भी क्या चाहिए, रिडक्शन होनी चाहिए। सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन 2. कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। इसमें देखें, इसमें Al से Al+3 बन रहा है, यानी एल्यूमिनियम 0 से +3, यानी क्या है जी, ऑक्सीडेशन। अब जिसकी ऑक्सीडेशन हुई, अभी हमने डिस्कस किया, वो क्या है जी, वो एनोड है। अब क्लोरीन 0 से -1, तो ये चार्ज कम हो रहा है, यानी इसकी क्या हो रही है, ये रिडक्शन हो रही है। अगर रिडक्शन हो रही है तो ये क्या होगा, ये कैथोड होगा। सवाल ये है कि द सेल वोल्टेज इन दिस केसेस, अब हमने सेल वोल्टेज बतानी। देखें, अब यहाँ एल्यूमिनियम +3 से 0 हो रहा है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल। क्लोरीन 0 से -1 है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन हमने तो पहले ही कह दिया कि एल्यूमिनियम पे होगी ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम का ये वाला पोटेंशियल नहीं लिखेंगे हम इसे लिखेंगे एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3। जब हमने रिएक्शन उलट कर दिया तो ये +1.67 हो जाएगा, जबकि इस पे क्या ही होनी है, रिडक्शन ही होनी है, यानी ये Cl2 से क्या ही बनना है, Cl- ही बनना है। तो ये ऐसे कैसा होगा, +1.3
6। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की। अब हमें पता है कि ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी ई नॉट ऑक्सीडेशन, और ये कौन सा है, ये है ई नॉट रिडक्शन। असल में इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, वो होता है ई नॉट ऑफ सेल। तो अब देखिए इन दोनों को सम अप करेंगे, 7 और 6 कितना होता है 13, 1 हो गया कैरी, 6 और 3 9 और 1 10, 1 कैरी हो गया। अब ये 2 और ये 3, तो आपके पास आ जाएगा प्लस 3.03 वोल्ट। सो द आंसर इज बीटा। Question 3. Which of the following is incorrect about enthalpy of neutralization? Enthalpy of neutralization एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को और अक्सर टीचर्स को भी कुछ बातों में प्रॉब्लम रहता है, लेकिन उनका सोल्यूशन देखने के लिए थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? देखिए, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले देखें, पहली एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमारे पास एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। भाई जब हम NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको वाटर में डालेंगे तो ये फौरन क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, इसे भी आप वाटर में डालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, फौरन आयोनाइज हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो सिर्फ बेस से OH आइन और एसिड से H आइन मिल के बनाएंगे 1 मोल ऑफ वाटर, जबकि Na प्लस पहले भी आइन थे अब भी आइन रहेंगे, Cl माइनस पहले भी आइन थे अब भी आइन रहेंगे। क्यों कि अगर NaCl बनता भी तो ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो वाटर में कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। लिहाजा जो नेट चेंज है इस प्रोसेस में वो क्या है कि एसिड से H आइन और बेस से OH आइन आए और क्या बना, 1 मोल ऑफ वाटर। अब वाटर का बनना क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन। चूंकि बॉन्ड बने एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो न्यूट्रलाइजेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। अब एसिड से H आइन और बेस से OH आइन के मिलने से जब 1 मोल वाटर बनता है तो जो हीट रिलीज होती है वो तकरीबन 57.4 किलो जाउल पर मोल होती। अब अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू हमेशा यही रहेगी। लेकिन अगर यहां पे सिचुएशन डिफरेंट हो जाए, मसलन हमारे पास एक हो जाए वीक एसिड CH3COOH, आप इसे वाटर में डाल दें, क्या होगा, आयोनाइज CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, बट बहुत कम आयोनाइज होगा बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब दूसरा आप ले लें NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अब ये भी आयोनाइज होगा लेकिन ये उसकी निस्बत ज़्यादा आयोनाइज होगा। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास वीक एसिड है इससे आएंगे H आइन, और ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है इससे OH आइन, और क्या बनेगा, इससे वाटर बनेगा। वाटर बनेगा तो इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज भी होगी। लेकिन ये वाटर कहाँ जाएगा, इस रिएक्शन मिक्सचर में जाएगा। जैसे ही जाएगा तो हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ क्या है जी, ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। अब ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसे एसिटिक एसिड है, उसके अंदर जितना वाटर ज़्यादा डाल देंगे यानी डाइल्यूशन कर देंगे उसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब जैसे ये वाटर बना इतनी हीट रिलीज करने पे तो ये एसिटिक एसिड का सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, उसकी आयोनाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। देखिए जब आयोनाइजेशन होगी तो ये H आइन एसीटेट आइन से अलग होंगे तो आयोनाइजेशन होगी ना, यानी यहाँ बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो कहलाती है हीट ऑफ आयोनाइजेशन। अब आप देखें जब एसिटिक एसिड इस तरह आयोनाइज होता है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती वो होती है तकरीबन 2 किलो जाउल पर मोल।
अब दो बातें हैं, देखें जब वाटर बना इतनी एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन एसिटिक एसिड को आयोनाइज करने के लिए इतनी यूज भी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरऑल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो बेसिकली -57.4 और ये जो 2 किलो जाउल पर मोल था इनका डिफरेंस होगा। जब इसमें से आप ये निकालेंगे तो आपके पास नेट जो चेंज होगा वो तकरीबन -55.2 किलो जाउल पर मोल रह जाएगी, जो कि 57.4 से क्या है, कम है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो तब था जब एसिड वीक और बेस स्ट्रांग था। अगर हम इसको उलट कर देते, एसिड स्ट्रांग और बेस वीक कर देते, तब भी तकरीबन इतनी होती। लेकिन अगर दोनों वीक कर देते तो ये वैल्यू और भी क्या हो जाती, कम हो जाती। क्यों? कि हीट ऑफ आयोनाइजेशन फिर वीक एसिड के लिए भी होती और वीक बेस के लिए भी होती, यानी कि ये यूज होने वाली एनर्जी इनकी आयोनाइजेशन के लिए ज़्यादा चाहिए होती, तो ओवरऑल इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम हो जाती। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ चले तो क्वेश्चन क्या था कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कौन सी बात गलत है। अब देखिए पहली बात क्या है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 57.5 किलो जूल पर मोल है, तो अभी हमने तकरीबन यही वैल्यू पढ़ी, तो ठीक है। इट नेवर एक्सीड्स फ्रॉम 57.5 किलो जूल पर मोल, तो ये भी ठीक है। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में दो ऑप्शंस मिलती जुलती हों, देखिए सवाल क्या था, इनकरेक्ट बताना है हमने। देखिए अगर मैं इसे इनकरेक्ट कहूँगा तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी, अगर इसे इनकरेक्ट कहूँगा तो ये भी। तो अब एक क्वेश्चन में दो ऑप्शंस तो इनकरेक्ट नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी बोथ ए एंड बी है ही नहीं। इसका मतलब पक्की बात है ये दोनों ऑप्शन सही हैं। चार्ली क्या है? इट इज लेस व्हेन वन ऑफ द एसिड आर बेस इज वीकर, अभी हमने साबित भी कर लिया, ये बात भी ठीक है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस, बिल्कुल गलत। भाई एनर्जी तो रिलीज होगी, क्यों रिलीज होगी? क्योंकि एसिड से जो एच आइन आते हैं और बेस से ओ एच आइन आते हैं, वो मिल के 1 मोल वाटर बनता है, यानी बॉन्ड बनता है। बॉन्ड जब भी बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, तो एब्जॉर्ब नहीं होगी। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 4, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ Al2O3 कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज, भाई इसकी इंथैल्पी हम क्यों नहीं मेजर कर सकते? जब हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन के साथ, तो अब रिएक्शन जब होगा तो बनता क्या है, Al2O3। अगर हम इसे बैलेंस करें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास एल्यूमिनियम का फर्ज किया रॉड था, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया, तो जो एल्यूमिनियम के ऊपर वाली लेयर है वहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा और ऊपर लेयर किसकी बन जाएगी, Al2O3 की। अब इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है डेल्टा HL है, ये कितनी है? ये तकरीबन हमारे पास है 15,916 किलो जाउल पर मोल, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतनी बड़ी वैल्यू है कि आप इसको तोड़ ही नहीं सकते। अब जब एल्यूमिनियम के ऊपर ये लेयर बन गई, ये तो टूटती नहीं है। जब टूटती नहीं है तो फर्दर ऑक्सीजन का कांटेक्ट किससे नहीं होगा, एल्यूमिनियम से नहीं होगा। तो ये लेयर असल में मजीद एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करेगी कि वो मजीद रिएक्ट ना करे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब ऐसा होगा तो ये सारे का सारा एल्यूमिनियम कभी भी Al2O3 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब सारे का सारा एल्यूमिनियम Al2O3 में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो हम इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करना चाहें तो मालूम नहीं कर सकते। सो द आंसर विल बी बीटा, के प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, जो कि उसकी सरफेस को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन इंथैल्पी इन बॉर्न-हैबर साइकिल मे बी नेगेटिव। बॉर्न-हैबर साइकिल में कौन सी इंथैल्पी नेगेटिव होती? इसको समझने के लिए हम बॉर्न-हैबर साइकिल की एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए बॉर्न-हैबर साइकिल में अगर नेगेटिव इंथैल्पीज की बात करें तो यहाँ पे जो एरोज नीचे को जा रहे हैं वो नेगेटिव इंथैल्पीज हैं। तो आप देखें ये नेगेटिव इंथैल्पीज कौन कौन सी हैं, तो ये 3 इंथैल्पीज हमें नज़र आ रही हैं जो कि बेसिकली नेगेटिव है।
ये पहली कौन सी है, ये सोडियम और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड का बनना यानी हीट या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl है। दूसरा, जब आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और ये Cl माइनस बनता है, यानी Cl की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है जो कि नेगेटिव है। जबकि जब गैसियस पॉजिटिव और गैसियस नेगेटिव आयन से 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनता है, यानी लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl है, ये भी क्या है, नेगेटिव। जबकि ये पॉजिटिव भी हो सकती थी, कब, जब सॉलिड आयनिक कंपाउंड से क्या बन रहे होते, गैसियस पॉजिटिव और गैसियस नेगेटिव आयन। लेकिन चूंकि हम फॉर्मेशन ऑफ NaCl की बात कर रहे हैं तो ये भी नेगेटिव होगा। अब बाकी जितनी भी इंथैल्पीज हैं वो क्या होंगी, वो पॉजिटिव। मसलन अब सबसे पहले क्या है, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी वाली है, ये वाली एनर्जी है कि जब आप आइसोलेटेड गैसियस एटम से बेसिकली आयन बनाते हैं विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये कौन सी होगी, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी और एंडोथर्मल। इसी तरह फिर देखें इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मसलन ये है कि आपके पास सोडियम था सॉलिड, आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, गैसियस स्टेट में, और अकेले अकेले एटम हो गया। तो आपने फोर्सेस को तोड़ा है ना, तो फोर्सेस को जब भी तोड़ेंगे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो ये पॉजिटिव होगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने पहले कह दिया नेगेटिव होगी। तो इनमें से कौन सी नेगेटिव है, ओनली चार्ली। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 6, द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl इज 780 किलोजूल पर मोल। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ये वैल्यूज दे दिए रिस्पेक्टिवली। इंथैल्पी ऑफ NaCl सोल्यूशन हमने निकालनी। देखें सबसे पहली बात यह है कि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl 780 किलोजूल। अब देखिए प्लस में दी हुई है, अगर ये प्लस में दी हुई है तो पक्की बात है कि हम सॉलिड आयनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे और उससे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनाएंगे, किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तब ये जो लेटेस्ट एनर्जी है ये एंडोथर्मिक होगी। तो ये कितनी है, ये जी प्लस 780 किलो जाउल पर मोल। दूसरी बात कहता है जी ये जो आयन बने हैं अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन गैसियस स्टेट में, इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ये है। अब नंबर 2 पे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर लेते हैं कि जो सोडियम आयन बना है, हीट ऑफ हाइड्रेशन तो तब होगी जब वो एक्वस मीडिया में होगा, और अब क्या बन जाएगा Na प्लस और हम कहेंगे एक्वस, और ये इसकी कौन सी एनर्जी है, ये इंथैल्पी है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। कितनी है जी, Na प्लस की -406 किलो जाउल पर मोल है। जबकि तीसरी क्या है, तीसरी इससे बनने वाले Cl आयन की जो गैसियस स्टेट में था, हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसका मतलब उसे भी एक्वस मीडिया में डालेंगे, क्या बनेगा, Cl नेगेटिव एक्वस। इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कितनी हमें बताई हुई है, वो है जी -364 किलो जाउल पर मोल। सवाल क्या है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बतानी है। देखें अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखिए ये Na प्लस गैस यहाँ बना, यहाँ यूज़ हो गया, ख़त्म हो गया। Cl नेगेटिव गैस यहाँ बना, यहाँ यूज़ हो गया, ख़त्म होगा। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन ये होगा कि जो NaCl था हमारे पास सॉलिड स्टेट में, हमने उसे किस में ऐड किया, एक्वस मीडिया में यानी वाटर में। उससे क्या बना, उससे बना Na प्लस एक्वस और साथ क्या बना, उससे बना Cl नेगेटिव एक्वस। तो ये क्या हुई है असल में, NaCl की हाइड्रेशन हुई है। तो इस दौरान जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी, हाइड्रेशन मतलब ये टूटा भी है और वाटर ने इनके आयंस को घेरा भी है, तो ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। वो क्या होगी, आप देखें जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 770 और ये क्या है 780। अब 770 माइनस के साथ है, जबकि 780 किसके साथ है, प्लस के साथ। जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा +10 किलो जाउल पर मोल। तो सोडियम क्लोराइड की इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितनी निकलेगी, +10 किलो जाउल पर मोल। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 7, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक सल्फेट। अब देखिए ये भी वही सेल है जो अभी हम पढ़ के आए थे, सिर्फ क्या है कि चीज़ों को थोड़ा सा
एक और अंदाज से पेश किया गया। देखिए ये -2 है तो ये +2 है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो हमने अभी बात की थी ये क्या है, ये एनोड है। यहाँ पे देखें ये Fe2SO4 होल थ्राइस है, SO4 होता है -2, अगर ये 3 है तो -6, तो एक Fe क्या होगा, एक Fe होगा +3, तभी तो दो मिलके क्या बनेंगे, +6 बनेंगे। और ये क्या है 0, तो यहाँ देखिए ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी हो रही है रिडक्शन। अगर इसकी रिडक्शन हो रही है तो इसका मतलब पक्की बात है ये किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, कैथोड के तौर पे। सवाल ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर। देखें जब एक जिंक 0 से जिंक +2 बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। जबकि यहाँ देखें जब एक Fe +3 से क्या बनता है, Fe 0 बनता है, तो हमें नजर आ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। अब हमने एक बात डिस्कस की थी कि जब भी किसी ऐसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हो जिसमें आधा रिडक्शन रिएक्शन हो और आधा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, और दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद ऐसे हो कि एक हाफ रिएक्शन में वो इवन हो और दूसरे में वो क्या हो, ऑड हो, तो हम क्या करते हैं, हम जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस दौरान क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3Zn से 3Zn+2 और प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि इधर क्या होगा, ये हो जाएगा 2Fe+3 और प्लस 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, और आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा 2Fe। तो इस तरह ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, बैलेंस, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बने जबकि इसमें क्या हो गए, यूज हो गए। तो आंसर क्या हुआ बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए, डेल्टा यानी 6 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 8 फॉर द सेल, ये एक सेल दे दिया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। देखिए इसके लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आप देखिए यहाँ कॉपर 0 से +2 है, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी ये क्या एनोड है। या Ag प्लस से 0 है, यानी चार्ज कम हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, तो ये क्या है, ये कैथोड है। तो पक्की बात है जो एनोड होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होने का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, जबकि जो कैथोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। तो ये हमें नज़र आ रहा है। इसके बारे में कौन सी बात गलत है ये हमने बताना। अगर हम ये सेल ड्रा कर दे, बना देते हैं, देखें ये कॉपर इलेक्ट्रोड है जबकि सिल्वर इलेक्ट्रोड है। अब अल्फा पे है Ag इज अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। भाई हमने पहले ही देखा कि यहाँ पे बेसिकली जो कॉपर है वो एनोड है। अगर कॉपर एनोड है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब लूज करेगा तो बेसिकली ओवरऑल इस पे कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज। जबकि ये इलेक्ट्रॉन इधर वोल्ट मीटर से गुजर के यहाँ आएंगे तो ये Ag+ पे क्या कौन सा प्रोसेस होना है, ये कैथोड है, रिडक्शन होनी है। तो ये Ag+ इसके आए हुए इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और Ag में कन्वर्ट होकर इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन की उल्टा कमी होगी। कमी होने की वजह से यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए अल्फा पे है कि Ag इज अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। हालांकि Ag तो कौन सा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो ये बात सही है गलत, ये गलत है। बीटा क्या है, Ag+ इज रिड्यूस टू Ag+। देखिए ये Ag+ है, हम कह रहे हैं चूंकि ये कैथोड है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में, यानी Ag+ इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बात सही है। चार्ली क्या है, कॉपर इज अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। देखिए हमने कहा कॉपर क्या एनोड है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे तो चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। ये भी ठीक है। डेल्टा पे क्या है, Cu इज ऑक्सीडाइज टू Cu+2। चूंकि ये एनोड है तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर +2 में, और वो किधर इकट्ठा हो जाएगा, सोल्यूशन में। तो ये बात भी ठीक है। पूछा हुआ क्या था, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, अल्फा। सो द आंसर इज अल्फा।
Question 9. In the electrolysis of dilute H2SO4 using platinum electrode, what is true? देखिए अगर H2SO4 की हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो H2SO4 के अंदर एक्वस सोल्यूशन है, तो क्या होगा, ये H प्लस और SO4 -2, इधर ये H प्लस और OH -1. अब पहला है OH आइन इज डिस्चार्ज्ड एट कैथोड, यानी कैथोड पे OH आइन डिस्चार्ज होंगे. भाई कैथोड होता ही वही है जिस पे कौन आता है, कैट आइन आता है. भाई OH आइन क्या है, वो तो एन आइन है, तो ये तो किसी सूरत हो ही नहीं सकता. बीटा, ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड एट एनोड, ऑक्सीजन जाता है एनोड पे, एनोड पे कौन आता है, एन आइन. अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि किसने एनोड पे डिस्चार्ज होना है, तो OH का डिस्चार्ज होने का ऑर्डर एज कंपेयर टू सल्फेट क्या होता है, ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब OH नेगेटिव कैसे डिस्चार्ज होता है, भाई OH नेगेटिव 4 जाते हैं किस पे, एनोड पे. अब हर OH पे नेगेटिव चार्ज है, चारों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए. अब क्या बनते हैं, इससे 4 OH बनेंगे, लेकिन चूंकि हर एक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था तो किसी के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा. लिहाजा अब क्या होगा, ये OH इस H से मिलेगा और बना देगा वाटर, ये H इस OH से मिलेगा और बना देगा वाटर, जबकि यहाँ एक गैस रिलीज होगी और वो कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन गैस. तो देखें क्या लिखा था, ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड एट एनोड, इसका मतलब फिर आंसर बीटा. अब चार्ली क्या है, H2 इज इवॉल्व्ड एट एनोड. H2 कहाँ इवॉल्व होती है, एनोड पे इवॉल्व होती है. भाई अभी हमने कह दिया एनोड पे, तो O2 इवॉल्व होती है, तो पक्की बात है चार्ली क्या हो गया, गलत हो गया. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि SO2 इज इवॉल्व्ड एट एनोड. तो भाई एनोड को तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि वहाँ क्या चीज़ इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन. अब ये कुछ हमारे पास कम्प्लेक्स किस्म के एन आइन है, इनका डिस्चार्ज का ऑर्डर याद रखना है एट एनोड. ये क्या है जी, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड. तो याद रखें ये जो ऊपर वाले हैं ये लीस्ट रेडली डिस्चार्ज होते हैं, जबकि नीचे वाले मोस्ट रेडली डिस्चार्ज होते हैं. मतलब अगर फर्ज किया सल्फेट और हाइड्रोक्साइड हो तब भी हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होगा, जैसे अभी पढ़ा किसकी शक्ल में, ऑक्सीजन की शक्ल में. इसी तरह नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड हो तब भी कौन होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, किसकी शक्ल में, ऑक्सीजन की शक्ल में. और सल्फेट और नाइट्रेट आम तौर पे डिस्चार्ज नहीं होते, क्योंकि देखें इन के डिस्चार्ज की निस्बत OH आइन का डिस्चार्ज क्या है, रेडली डिस्चार्ज. इसी तरह ये जो हेलाइड हैं इनके डिस्चार्ज का ऑर्डर तो ये है कि आयोडाइड आसानी से डिस्चार्ज होता है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, ये आसानी से होता है क्लोराइड की निस्बत. लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर दें तो ये जो डिस्चार्ज है इसका ऑर्डर हम चेंज भी कर सकते हैं. मसलन अगर सपोज हमारे पास क्लोराइड है और उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर OH आइन डिस्चार्ज नहीं होंगे, क्लोराइड होंगे. लेकिन अगर क्लोराइड है कंसंट्रेशन कम है तो OH आइन डिस्चार्ज होंगे, क्लोराइड नहीं होंगे, एंड सो ऑन. इनके लिए भी बिल्कुल ऐसी ही बात होगी. क्वेश्चन 10, द रिएक्शन H2S प्लस H2O2 गिव्स S प्लस 2H2O इंडिकेट्स. देखिए अल्फा है एसिडिक नेचर ऑफ H2O2. देखिए ये एसिडिक नेचर तो तब होता जब ये H आइन देता और बेसिकली H आइन देता और दूसरा कोई OH आइन देता, आगे वाटर और साल्ट बनता, कोई ऐसी बात होती है. तो ऐसे साल्ट तो यहाँ कोई नहीं है, तो सल्फर है तो नॉन मेटल होता है, तो अल्फा गलत हो गया. बीटा, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2. अब आप देखिए इस H2O2 से जब H2O बना है तो असल में H2O2 से कोई चीज़ रिमूव हुई है. देखें क्या रिमूव हुई है, ऑक्सीजन. भाई हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है. इसका मतलब H2O2 की रिडक्शन हुई है, और जिसकी खुद की रिडक्शन होती है वो दूसरे की क्या करता है, ऑक्सीडेशन. इसका मतलब पक्की बात है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. यानी वो कौन सा एक्शन शो कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन. इसका मतलब ये बात क्या है, सही है. देखिए आंसर बीटा हो गया. अब ये साबित करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो कैसे कर रहा है.
इसका मतलब ये किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। देखिए एक H होता है +1, अगर ये 2 है तो +2, S क्या होगा -2। जबकि यहाँ प्रोडक्ट्स में सल्फर है, सल्फर क्या है 0, तो आपके सामने है यहाँ सल्फर -2 से क्या बना है 0, यानी चार्ज बढ़ा है। किसने बढ़ाया? H2O2 ने बढ़ाया। इसलिए H2O2 कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या कौन सा एक्शन शो कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। जबकि चार्ली में कहता है बेसिक नेचर है, ये तो हमने कहा वैसे ही नहीं हो सकता, रिड्यूसिंग एक्शन नहीं हम, क्योंकि हमने साबित कर दिया ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। क्वेश्चन 11, ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर if volume of hydrogen liberated is 5.6 cm3, then the volume of oxygen liberated is equal to, देखें जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? 2H2O से क्या बनेगा? 2H2 + O2, यानी अगर वाटर के 2 मोल हैं तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का कितने मोल? 1 मोल। देखिए सवाल ये है कि इफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 5.6 cm3, यानी हाइड्रोजन जो है ये 5.6 cm3 है, तो सवाल क्या है? ऑक्सीजन का कितना होगा? भाई जो मोल की रेशो होती है वही मोलर वॉल्यूम या वॉल्यूम की रेशो होती है। तो अगर ये 2 मोल है और 5.6 है तो इसका 1 मोल की इससे कितनी होगी? आधी। तो 5.6 का जब आप हाफ लेंगे तो क्या आएगा? ये होगा 2.8 cm3। So the answer will be alpha. Question 12. In fuel cell, hydrazine reacts. ऐसे रिएक्ट होती है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन और वाटर बनता है। The number of electrons lost by each nitrogen atom will be. देखिए हाइड्राजीन क्या है? N2H4। अब एक H होता है +1, अगर ये 4 है तो +4। अब देखें नाइट्रोजन दोनों पे कितना चार्ज हो के ओवरऑल 0। देखिए अगर ये +4 है तो ये -4, एक नाइट्रोजन होगा -2, तो 2 मिलके ऐसे बन जाएगा। लेकिन जब रिएक्शन हुआ आगे बना नाइट्रोजन, फ्री स्टेट में चार्ज क्या होगा? 0। यानी एक जो नाइट्रोजन है वो -2 से क्या बन रहा है? 0। भाई -2 से अगर -1 होता तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज होते? 1। लेकिन -1 से भी आ गया यानी 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? 2। तो फिर आंसर बीटा। क्वेश्चन 13, इन द रिएक्शन CO2 + H2 बना CO + वाटर, ये डेल्टा H है। ये डेल्टा H क्या रिप्रेजेंट करती है? पहली बात स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। भाई किसी चीज़ की अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स के अलावा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। यहाँ CO2 दिया हुआ है तो कंपाउंड है, तो अल्फा गलत हो गया। बीटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। भाई न्यूट्रलाइजेशन के लिए शर्त है कि यहाँ एसिड हो जो H आइन दे और बेस हो जो OH आइन दे। ऐसी सिचुएशन भी हमें नज़र नहीं आ रही, तो ये भी गलत है। चार्ली स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्चन। कंबस्चन के लिए शर्त है कि रिएक्टेंट्स में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ही नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। तो पक्की बात है ये जस्ट और जस्ट क्या है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 14, गिवन द बॉन्ड एनर्जीज N ट्रिपल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड H और N सिंगल बॉन्ड H, ये बॉन्ड्स इनकी ये बॉन्ड एनर्जीज हैं। इंथाल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए आपको तो वैसे ही पता है कि अमोनिया की फॉर्मेशन की इंथाल्पी तकरीबन कितनी है? 93 किलो जाउल। और 93 किलो जाउल जो है एक्सो है एंड एक्सो है माइनस के साथ है, तो पक्की बात है आंसर तो अल्फा ही हो गया। लेकिन हम इसे सॉल्व करके भी देखते हैं, क्योंकि इस तरह के और क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें N2 है, जिसमें N ट्रिपल बॉन्ड N है, 3 H2 होते हैं जिसमें H सिंगल बॉन्ड H होता है, 2 मोल अमोनिया होते हैं जिसमें NH के देखिए टोटल कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको? 6 बॉन्ड। अब एक जो N ट्रिपल बॉन्ड N है उसकी ये इंथाल्पी, एक H बॉन्ड H की ये है, लेकिन चूंकि रिएक्टेंट्स में बॉन्ड टूटते हैं तो ये इस बॉन्ड एनर्जी का 3 गुना और ये 1 गुना, ये क्या होगी? प्लस, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और प्रोडक्ट्स में चूंकि बॉन्ड बनते हैं, एक NH की थी 391 तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, और साइन माइनस क्योंकि बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती। अब हमने मजीद इनको सॉल्व किया, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1308 वैल्यू आ गई।
इसको 6 से किया तो 2 3 4 6 वैल्यू आ गई। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस निकाल लें, इधर से ये वैल्यू और इधर से ये वैल्यू, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा -93, और ये -93 किलो जूल जो है ये इसकी क्या होगी? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो द आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन 15, heat of neutralization of a strong acid and strong base is almost -57 kilojoule per mole. The enthalpy change of 0.5 mole HNO3 with 0.5 mole KOH will be। देखें, अगर H आइन 1 मोल और OH आइन 1 मोल हो तो 1 मोल वाटर बनता है, तब इतनी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन देखें H आइन आधा मोल है, OH आइन आधा मोल है, तो H आइन और OH आइन आधा आधा मोल मिलेंगे तो आधा मोल क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो फिर वैल्यू इससे हाफ हो जाएगी। इसका हाफ वैल्यू कौन सी है? -28.5। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 16, विच वन ऑफ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट्स दैट द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। याद रखिए, जितना कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा हो उसकी इंथैल्पी जितनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है उसके प्रोडक्ट उतने ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर वो जितना ज्यादा एंडोथर्मिक होता है उसके प्रोडक्ट्स उतने अनस्टेबल होता है। तो पूछा हुआ क्या? मोस्ट स्टेबल। तो अब देखिए, चार्ली और डेल्टा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एंडो है। कौन सा होगा? अल्फा और बीटा में से बीटा, बिकॉज बीटा मोर एक्सोथर्मिक है। अगर यहां पे ये पूछा होता कि लीस्ट स्टेबल, तो फिर कौन सी ऑप्शन होती? फिर चार्ली ऑप्शन होती, यानी मोस्ट एंडोथर्मिक विल बी लीस्ट स्टेबल। तो अब पूछा हुआ था मोस्ट स्टेबल, तो वो क्या होगा? मोस्ट एक्सोथर्मिक। आंसर बीटा। क्वेश्चन 17, इफ द हाफ सेल रिएक्शन जिसमें A प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके A बन रहा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, हैज लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। लार्ज कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब यही है कि नेगेटिव में जब बड़ी वैल्यू है तो रिडक्शन पोटेंशियल कम है। इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है भाई? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो आसानी से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऐसी बात हमें कहाँ मिल रही है ऑक्सीडाइज होने वाली? एक तो बीटा पे लिखा हुआ है, लेकिन बीटा पे लिखा हुआ है ए नेगेटिव विल बी रेडली ऑक्सीडाइज। यहाँ ए नेगेटिव है ही नहीं तो गलत हो गया। चार्ली पे ए विल बी रेडली ऑक्सीडाइज, तो ए तो इसमें मौजूद है। सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन 18, देखिए ए बी सी डी 4 मेटल्स हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिए इनके। द मेटल विच लिबरेट्स H2 फ्रॉम डाइल्यूट HCl मोस्ट इजीली इज। देखें, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक भी देखें तो आपको पता है कि डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को वो मेटल लिबरेट कर सकती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो, यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर हो। अब देखें, इसमें हम चेक करते हैं कि ये बेसिकली सबसे पहले आप चेक करें ये चारों के हैं ही कौन से पोटेंशियल, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। देखें, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए हैं। A 0 से A+ है, C 0 से C+2 है, B 0 से प्लस है और D 0 से +2 सब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और वही आसानी से डिस्प्लेस कर या रिलीज करेगी हाइड्रोजन गैस डाइल्यूट एसिड में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो वाज़े हमें नजर आ रहा है किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसमें ज्यादा है। तो ये C से C+2 जो बन रहा है ये वैल्यू इनमें सबसे बड़ी नजर आ रही है। तो ये C वाली ऑप्शन कहाँ दी हुई है? बीटा पे। सो द आंसर विल बी बीटा। Question 19. How many electrons are required to balance the following half reaction? अब ये हाफ रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना। इसमें जिन चीज़ों में चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का, अगर हम उन्हें लिखें तो देखिए कुछ यूँ होगा। O होता है -2, अगर ये 4 है तो -8 है। अब Mn कितना हो कि ओवरऑल -1 हो तो +7।
अब ड्यूरिंग द रिएक्शन ये क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जाए MnO2 में, एक होता है -2, 2 है तो -4, तो ये क्या होगा, ये +4 होगा। तो अब आप देखिए Mn+7 से +4 बन रहा है, इधर भी एक है इधर भी एक है, तो पक्की बात है एक कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +7 से +4 में। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कहाँ लेफ्ट पे है या राइट पे, लेफ्ट पे, सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 20, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स आर गिवन एज, देखिए एक ए का है एक बी का है, EMF ऑफ द सेल। देखें बेसिकली जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है वो तो वैसे ही होता है। देखिए चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और ए का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका मतलब ये ई क्या है, E0 रिडक्शन है, कितना, वही +1.36, जबकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है लेकिन कम है, इसका मतलब रिडक्शन नहीं होगी, फिर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हम क्या करेंगे, अब हम इसकी E0 रिडक्शन की बजाय क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। जब E0 ऑक्सीडेशन लिखेंगे साइन चेंज कर देंगे, +0.44। E0 ऑफ द सेल हमने अभी भी डिस्कस किया था, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का सम है। तो 6 और 4 कितना, 10, यहाँ पे 1 कैरी, 3 और 4 7 और ये 8 हो गया, इधर क्या आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा +1.80, सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन बिलो। देखें अब सबके रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे को आसानी से रिड्यूस करे पर वो खुद आसानी से क्या हो, ऑक्सीडाइज। अब खुद आसानी से ऑक्सीडाइज तब होगा जब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, पर जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। चूंकि यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम इसके लिहाज से देखेंगे कौन सा ढूंढेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। अब रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये प्लस वाले तो हो ही नहीं सकते, खत्म हो गए। अब माइनस में जो बड़ी वैल्यू होगी वो असल में कम होगी, तो किसकी वैल्यू असल में कम हुई, ये बी वाले की। बी वाला कहाँ दिया हुआ है, चार्ली पे दिया हुआ है, सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन 22, व्हेन HNO3 इज कन्वर्टेड इनटू N2O5 तो क्या होता है। देखिए ऑप्शंस में हमें को रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइप चीजें नजर आ रही हैं, तो हम लिख रहे हैं जी HNO3 से बन रहा है क्या जी, N2O5। हमें बाकी रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि कैसे बन रहा है। अब एक O है -2, 3 है तो -6, एक H होता है +1, -6 और +1 बना -5, तो N क्या होगा, +5, ताकि सबका सम 0 आ जाए। एक होता है -2, 5 है तो -10, अब ये 2 है तो +10, एक N क्या होगा, +5 होगा, तो 2 मिलके +10 बनेंगे। तो अब आप देखें इसमें भी N+5 था, इसमें भी N+5 है, तो ना तो चार्ज बढ़ा है ना कम हुआ है, यानी ना ही ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन। तो ऐसी बात हमें कहाँ नजर आ रही है, चार्ली पे, सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 23, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड इज कपल्ड विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आपने एल्यूमिनियम को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, वोल्ट मीटर रीड करता है 1.66 वोल्ट एंड डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल टुवर्ड्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज। देखें अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो हमें नजर आता है कि जो एल्यूमिनियम है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कहाँ पड़ा हुआ है, ऊपर, यानी एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है, कम है, जबकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखा होता है। अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, जबकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसकी क्या होगी, इसकी रिडक्शन होगी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किससे, एल्यूमिनियम से, और जाएंगे किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ।
तो ये जो मेजरमेंट होगी ये एल्यूमिनियम के कौन से पोटेंशियल की होगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, जो कि कितनी है? 1.66 वोल्ट। अब देखिए शुरू में साइन नहीं है, इसका मतलब पक्की बात है ये प्लस है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ प्लस 1.66 वोल्ट। पूछा हुआ कौन सा हमसे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसकी वैल्यू तो इसके बराबर होगी, बट साइन क्या होगा? उलट। सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एंडोथर्मिक? कौन सा एंडोथर्मिक है? देखिए कंडेंसेशन ऑफ स्टीम है। अब स्टीम होती क्या है? स्टीम होती है वाटर की स्टेट में, गैसियस स्टेट में। कंडेंसेशन का मतलब है अब आपने वाटर को किस फॉर्म में लेके आना? लिक्विड फॉर्म में। तो हमें पता है गैस में फोर्सेस वीक हैं, लिक्विड में स्ट्रांग है। तो जब भी आप फोर्सेस वीक से स्ट्रांग करते हैं एनर्जी रिलीज होती है। मतलब ये कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है। बीटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी आपके पास वाटर है, आप इसे डीकम्पोज करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ये क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ऐसा होगा ना। तो ये कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। इसमें हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती। फ्रीजिंग ऑफ वाटर है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर में क्या चीज़ है? कि बेसिकली आपके पास वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में है, आपने उसे किस स्टेट में लाना है? सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं? फोर्सेस को स्ट्रांग कर रहे हैं। जब भी फोर्सेस को स्ट्रांग करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी कैसा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक। जबकि आप देखें ये न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड से एच आइन, बेस से OH आइन मिलके वाटर बन रहा है। चूंकि बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो कैसा प्रोसेस होगा? एक्सो। क्वेश्चन क्या था? एंडोथर्मिक कौन सा है? तो एंडो तो ये वाला है, ये कौन सा था? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 25, द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। देखिए ये हमारे पास है H2 और O2 जो कि गैशियस फॉर्म में, उससे गैशियस वाटर बनना, इसको हमने डेल्टा H1 कह दिया इंथैल्पी को। जबकि फिर H2 और O2 जो गैशियस फॉर्म में, उससे लिक्विड वाटर का बनना, इसको हमने डेल्टा H2 कह दिया। देखिए अभी अभी हमने एक बात की थी कि फर्ज किया जब गैशियस वाटर बनेगा फोर्सेस वीक होंगी, जब लिक्विड वाटर बनेगा एक स्टेज और आगे आप चले गए, फोर्सेस और स्ट्रांग हो गई, तो हीट ज़्यादा रिलीज होगी या कम? ज़्यादा रिलीज होगी। इसका मतलब लिक्विड वाटर का बनना यानी डेल्टा H2 ज़्यादा होगी इंथैल्पी किसकी निस्बत? गैशियस वाटर की निस्बत, यानी डेल्टा H1 की निस्बत। सो द आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी अल्फा, यानी डेल्टा H2 ज़्यादा है डेल्टा H1 से। उसका सबूत हमारे पास क्या है कि देखिए जो लिक्विड वाटर का बनना है वो असल में दो स्टेजेस का सम है। एक, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से गैशियस वाटर का बनना, फिर उस गैशियस वाटर का कंडेंस होना। अभी हमने पढ़ा था कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक है, तो गैशियस वाटर से लिक्विड वाटर बनते हुए इतनी एनर्जी रिलीज होती है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये इंथैल्पी आ जाएगी। तो अब आप देखें गैशियस वाटर के बनने में इंथैल्पी कम रिलीज हो रही है, जबकि लिक्विड वाटर के बनने में इंथैल्पी ज्यादा रिलीज हो रही है। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 26, द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ इज कॉल्ड। देखिए पहली ऑप्शन है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अगर आप CO2 की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसे उन्हीं एलिमेंट से बनना चाहिए जो इसमें मौजूद है। देखें कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। लें जी, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। फिर इन्हें उस स्टेट में मिलना चाहिए जो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, जिसे रूम टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं। तो वाकई उस पर कार्बन सॉलिड होता है और O2 गैस होता है। तो फिर पक्की बात है ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है किसकी? CO2 की। बीटा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। भाई हर रिएक्शन में जो इंथैल्पी का जिक्र होता है वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, बिल्कुल ठीक है। इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन, देखिए यहाँ कार्बन का 1 मोल बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर पक्की बात है ये इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन भी है, पर किसकी? कार्बन की। ये भी सही है, तो आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 27, एन इंथैल्पी चेंज विच इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कौन सी इंथैल्पी हमेशा एक्सोथर्मिक है? देखिए अगर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात करें तो ये क्या होती है? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जैसे सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस, आइसोलेटेड गैसियस एटम बना दें तो इस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी एंडोथर्मिक है।
और ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखें, जैसे NH4Cl की इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन प्लस 16.2 है, सोडियम कार्बोनेट की माइनस 25 है, यानी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडो भी हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है। जबकि अगर हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, इसमें हमेशा एचाइन और एचाइन से 1 मोल वाटर बनता है, यानी एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, तो ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। जबकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जैसे CO2 की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, NO की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, यानी ये एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है। तो हमें क्या समझ आया कि एटोमाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है, न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सो भी और एंडो भी। क्वेश्चन में पूछा हुआ था जो ऑलवेज एक्सोथर्मिक हो, सो द आंसर इज चार्ली, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन 28, अ प्रोसेस विच इज स्पॉन्टेनियस, यानी खुद ब खुद होता है, पर है वो एंडोथर्मिक। देखिए अल्फा में लिक्विड वाटर से गैशियस वाटर, आपको पता है कि जब हम कपड़े धो के तार पे लटकाते हैं तो खुद ब खुद खुश्क हो जाता है, यानी उसमें जो लिक्विड वाटर होता है वो वेपर्स में या गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होकर उड़ जाता है, और वो होता भी खुद ब खुद है, यानी एक तो लिक्विड से गैस में बन रहा है, यानी फोर्सेस वीक हो रही हैं, एंडोथर्मिक हो गया। दूसरा हो भी खुद ब खुद रहा है, यानी कैसा भी है, स्पॉन्टेनियस भी। तो आंसर क्या हुआ, अल्फा। जबकि जो हमारे पास बीटा है ये एंडोथर्मिक है, अभी हम पढ़ के आए थे, और खुद ब खुद भी नहीं होता, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये ना हुआ। वाटर गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में, ये क्या है, ये कंडेंसेशन आपको करना पड़ेगी, और जब करेंगे चूंकि फोर्सेस स्ट्रांग हो रही हैं तो हीट रिलीज होगी, यानी एक्सोथर्मिक, यानी एक तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, दूसरा एक्सोथर्मिक। और डेल्टा पे क्या है, एचाइन और ओएचाइन से मिलके वाटर का बनना, यानी न्यूट्रलाइजेशन। तो आपको पता है ये खुद ब खुद हो जाता है। अगर ये खुद ब खुद हो जाता है तो कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस, और हीट रिलीज होगी तो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। तो इस तरह इससे और भी कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, जैसे हमने डिस्कस किए। सो द आंसर विल बी अल्फा। Question 29, the compound in which the oxidation state of chlorine is +5। देखें अगर हम बारी बारी सबको लिखें तो आपके पास है HClO4, एक H होता है +1, O होता है -2, 4 है तो -8, -8 और +1 -7, तो फिर Cl क्या हुआ, +7। बीटा हमारे पास है HClO2, एक होता है -2, 2 है तो -4, H क्या है, +1, -4 और +1 -3, तो Cl क्या होगा, +3। फिर हमारे पास है HClO3, एक H है +1, O है -2, 3 है तो -6, -6 और +1 -5, तो Cl क्या होगा, +5। फिर हमारे पास है HClO, O क्या है, -2, H +1, अब -2 और +1 -1, तो फिर Cl क्या होगा, +1। क्वेश्चन ये था कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट किस में +5 है, तो +5 हमें किस में दिखाई दे रही है, HClO3, सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 30, द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज -392 किलोजूल पर मोल। Total energy change यानी delta Hx involved in the formation of gaseous ions from normal physical state is 280 किलोजूल पर मोल, जबकि लेटेस्ट एनर्जी हमने मालूम करनी। देखें हम पढ़ चुके हैं बोर्न-हेबर साइकिल में डेल्टा HF किसके बराबर होता है, डेल्टा HX प्लस डेल्टा HL के। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो डेल्टा HL के लिए ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हमें डेल्टा HF भी दिया हुआ है और इसी तरह डेल्टा HX भी दिया हुआ। अब जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी कितनी आई, -672, सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 31, मेटल दैट डिपॉजिट्स एट कैथोड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। देखें कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन होता है। अब कैथोड पे जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन उसी का होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल
ज़्यादा हो। अब देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मौजूद है हमारे पास, इसमें सोडियम, जिंक, कॉपर और टिन में देखिए सबसे नीचे आपको कौन दिखाई दे रहा है? सबसे नीचे आपको एक ही एलिमेंट इनमें से दिखाई दे रहा है, बताएं कौन सा है? कॉपर। इसका मतलब सबसे आसानी से रिड्यूस कौन होगा? कॉपर होगा, वही डिपॉजिट होगा कहाँ पे? कैथोड पे। अगर वो कहता सबसे मुश्किल कौन सा होगा, तो सबसे मुश्किल वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो, और वो कौन सा होगा? जो सीरीज में सबसे ऊपर होगा। तो इनमें सीरीज में सबसे ऊपर कौन है? सोडियम। तो फिर आंसर क्या होता? अल्फा। अब चार्ली। Question 32. How many moles of K2Cr2O7 are reduced by 1 mole of Sn+2? चूंकि एक Sn जो है +2 की शक्ल में वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है +4 बना के। अब एक जो Cr2O7-2 है वो तो 6 इलेक्ट्रॉन लेता है, लिहाजा हमें समझ आ गई कि अगर इसके 3 मोल होंगे यानी 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी मैं इसे यूं लिख दूं 3 Sn+2 हों, बनेंगे 3 Sn+4 और इलेक्ट्रॉन लूज होंगे कितने? 6। तो तब जाके ये 1 मोल को रिड्यूस करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन यूं है कि आपके पास 1 मोल ही है Sn+2 का, तो बताएं इसके कितने मोल रिड्यूस होंगे? तो अब आप देखिए हमारे पास Sn+2 और Cr2O7-2 का कंपैरिजन है, तो हमें नज़र आ रहा है कि जब बच्चों Sn+2 कितने होते हैं? 3, तो Cr2O7 कितने रिड्यूस होते हैं? 1। तो भाई जब ये 1 होगा, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, यानी Cr2O7-2 के कितने मोल रिड्यूस होंगे? 1/3। So the answer will be Charlie. Question 33. Which of the following is the weakest oxidizing agent? देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इनमें सारे हैलोजेंस हैं। अगर सारे हैलोजेंस हैं तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये चारों हैलोजेंस। देखिए वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को आसानी से ऑक्सीडाइज ना करे, यानी खुद आसानी से रिड्यूस ना हो। खुद आसानी से रिड्यूस वो नहीं होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो हमें पता है कि आयोडीन से फ्लोरीन तक रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो फिर आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? सबसे कम। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसका मतलब वो आसानी से रिड्यूस नहीं होगा और दूसरे को आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो द आंसर विल बी अल्फा। Question 34. The electrolytic products of which of the following are same as for the electrolysis of water? अल्फा है aqueous NaCl। अगर aqueous NaCl है तो इसमें हमारे पास कैटाइंस और एनाइंस ही होंगे। देखिए सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? हाइड्रोजन आयन का। तो हाइड्रोजन आयन किसकी शक्ल में डिस्चार्ज होता है? हाइड्रोजन गैस की शक्ल में। जब एक्वस NaCl है तो यहाँ से कौन सी चीज़ डिस्चार्ज होगी? क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होंगे। अब क्लोराइड आयन डिस्चार्ज कैसे होते हैं? ये ऐसे होंगे कि ये Cl2 में कन्वर्ट होंगे विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हमारे पास जिंक सल्फेट है, ये है जी Zn+2, सल्फेट के SO4-2, और एक्वस सोल्यूशन है तो H आयन और OH आयन। अब इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? H+ का। अभी हमने डिस्कस किया था वो तो किसकी शक्ल में डिस्चार्ज होता है? H2 की शक्ल में। और एक क्वेश्चन में डिस्कस करके आए थे कि OH आयन का डिस्चार्ज रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सल्फेट, और ये पढ़ा था कि सल्फेट तो डिस्चार्ज ही नहीं होता। और OH आयन जब डिस्चार्ज होते हैं तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ये असल में 4 OH आयन एक साथ जाते हैं, कहाँ पे? एनोड पे, और हर एक पे एक जो नेगेटिव चार्ज है यानी एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देते हैं। अब 4 OH बनेंगे और उन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, और ये OH और H मिल के वाटर बना देगा, ये H और OH मिल के वाटर, और ये दोनों O मिल के क्या बना देंगे? O2। तो एक प्रोडक्ट बना H2 और दूसरा क्या बना?
O2। और यही प्रोडक्ट्स किसकी इलेक्ट्रोलिसिस में भी होते हैं, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में भी। तो इसका मतलब हमें नज़र आ रहा है कि आंसर क्या हो सकता है, बीटा। जबकि चार्ली पे क्या है, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट कॉपर +2 और SO4 -2। दूसरी चीज़ क्या होगी, एक्वस है तो H आइन और OH आइन, इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, कॉपर +2 का। तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu की शक्ल में डिस्चार्ज हो जाएगा। इन दोनों में अभी हमने डिस्कस किया कौन डिस्चार्ज होता है, OH आइन, और किसकी शक्ल में, O2 की शक्ल में। जबकि एक्वस KCl जो है इसके अंदर K+ है और Cl- है। एक्वस है तो H+ और OH-, इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल H+ का ज़्यादा है। अभी हमने डिस्कस किया वो H2 की शक्ल में डिस्चार्ज होगा। और Cl- और OH- की में से जो एक्वस सोल्यूशन में डिस्चार्ज होता है वो कौन होता है, Cl आइन होता है। अभी हमने डिस्कस किया था वो किसकी शक्ल में डिस्चार्ज होता है, Cl2 की शक्ल में। तो अब आप देखें ये जो NaCl का एक्वस सोल्यूशन था उसके प्रोडक्ट्स थे H2 और Cl2, जबकि जिंक सल्फेट के थे H2 और O2। इसी तरह कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन के थे कॉपर और O2, जबकि KCl के एक्वस सोल्यूशन के थे हाइड्रोजन और Cl2। जबकि जो वाटर होता है उसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उससे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ किस में हमें नज़र आ रहे हैं, जिंक सल्फेट में। कहाँ नज़र आ रहे हैं, जिंक सल्फेट में। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 35, अ पेयर ऑफ स्पीशीज दैट रिप्रेजेंट्स द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। देखिए सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बोनेट है। अब देखिए एक होता है -2, 2 है तो -4, तो C क्या होगा, +4 होगा। अब एक होता है -2, 3 है तो -6। अब C कितना हो कि -6 में ऐड करें तो -2 हो, तो जाहिर सी बात है +4। तो इसका मतलब देखें इन दोनों में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है। तो फिर पक्की बात है आंसर क्या होगा, अल्फा। तो बाकियों को भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन 36, इफ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ Fe2SO4 थीराइस, तो फिर क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है हमारे पास, यहाँ पे ये फेरिक आइन है बेसिकली। तो यहाँ फेरिक आइन हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा है जी कॉपर, कॉपर हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मौजूद है कॉपर। अब क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन कौन सा है जी, Fe2SO4 थीराइस, जिसमें फेरिक आइन होंगे और कौन से आइन होंगे, सल्फेट आइन। हमने उसमें रॉड कौन सा डाल दिया जी, कॉपर का रॉड डाल दिया। अब देखिए कॉपर चूंकि Fe से ऊपर है तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगी, कॉपर +2 बनाएगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ये ऐसा करेगा तो ये जो Fe+3 है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू करेगा। अब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये क्या बन जाएगा, Fe+2। जैसे ये Fe+2 बनेगा तो आप देखें Fe+2 का तो कौन सा पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम, यानी क्या ज़्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा। तो वो अगेन क्या करना शुरू कर देगा, Fe+2 से दोबारा Fe+3 बना देगा विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये काम तो फिर ऐसे ही होता रहेगा कि Fe+3 से Fe+2 और Fe+2 से फिर Fe+3, और एक ही दफ़ा होगा Cu से Cu+2। तो अब आप देखें अल्फा पे क्या आता है, Fe+3 विल बी रिड्यूस। तो देखें Fe+3 वाकई रिड्यूस हो रहे हैं। नो रिएक्शन विल अक्कर, यानी ओवरऑल कुछ भी नहीं होगा, तो ये भी देखा जा सकता है। चार्ली, नो डिस्प्लेसमेंट विल अक्कर, यानी ऐसा नहीं है कि ये कॉपर जो है इसकी जगह आ गया और ये इसकी जगह चले गए। ये इसकी जगह तो तब बन जाते जब Fe0 बनता, तो आप देखें Fe0 तो बना ही नहीं है। और डेल्टा पे है कि बोथ A एंड B यानी दोनों हैं, तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें बेहतर ऑप्शन कौन सी हैं, डेल्टा है। यानी Fe+2 रिड्यूस तो हुए हैं लेकिन कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ। कोई रिएक्शन का क्या मतलब है कि भाई रिएक्शन तो तब होता जब एक की रिडक्शन हुई तो दूसरी की क्या होती,
ऑक्सीडेशन, वो होता है कंप्लीट रिएक्शन. सो द आंसर विल बी डेल्टा. क्वेश्चन 37, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज कंसीडर्ड. भाई जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें हम कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं? हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. सो द आंसर विल बी बीटा. Question 38, the element which has greatest value of reduction potential is used as. भाई greatest reduction potential इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसका है? फ्लोरीन का है ना. इसका मतलब उसकी रिड्यूस होने की ताकत सबसे ज्यादा है. जिसकी रिड्यूस होने की ताकत सबसे ज्यादा है उसकी दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की ताकत ज्यादा है. इसका मतलब वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो द आंसर इज बीटा. Question 39, which of the following can be used as a source of electrical energy along with oxygen? तो आपको पता है कि फ्यूल सेल में अमोनिया भी यूज होता है, हाइड्रोजन भी यूज होता है और मीथेन भी यूज होता है. सो द आंसर विल बी डेल्टा. Question 40, in the following reaction, ये रिएक्शन है. क्या बात है जी इसमें से? देखिए सबसे पहले IO3 माइनस जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. देखिए IO3 के अंदर गौर से देखिए, IO3 -1 है, एक O है -2, 3 है तो -6. अब I अगर +5 होगा तो ओवरऑल -1 आएगा. जबकि आगे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें I पे क्या चार्ज है? माइनस है. तो आप देखें यहाँ I +5 से किस में चेंज हो रहा है? -1 में चेंज हो रहा है. तो देखिए इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन. अब जिसकी खुद की रिडक्शन होगी वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा. वो वाकई कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जबकि बीटा में क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड. आप देखें इस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड में एक OH -1 है, 3 है तो -3 Cl+3. जबकि CrO4 -2 में हम चार्ज निकालते हैं. अगर ये ओवरऑल -2 है तो आपको पता है एक होता है -2, 4 है तो -8. अब -8 में अगर +6 ऐड करेंगे तो -2 आएगा ना ओवरऑल. तो अब आप क्रोमियम को देखें +3 से क्या बना है? +6 यानी ऑक्सीडाइज हुआ है. तो फिर ये बात भी सही है. चार्ली, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग टेकन पर 1 एटम, यानी एक एटम 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है. अब आप गौर से देखिए ये जो क्रोमियम है ये +3 है. अगर ये क्रोमियम +3 है तो ये बन रहा है क्रोमियम +6. इसका मतलब क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. जबकि ये जो आयोडीन था ये +5 से क्या बन रहा था? -1 बन रहा था. अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर ये +5 से -1 बनेगा तो चेंज क्या आया? +5 से +4 +3 +2 +1 0 और -1, कितने का फर्क है? 6 का. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बेसिकली गेन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन. तो आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही गेन होते हैं, या जितने गेन होते हैं उतने ही लूज होते हैं. ऐसा हो ही नहीं सकता कि गेन कम हो लूज ज़्यादा हो, या गेन ज़्यादा हो लूज कम हो. तो जो मैक्सिमम नंबर है टोटल उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. तो कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन ही थे. So the answer will be delta. Question 41. By removing a salt bridge between the two half cells. भाई अगर salt bridge remove कर दें तो क्या होगा? देखिए अगर salt bridge remove कर दें तो हमें पता है कि बेसिकली किसी भी एक साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होना शुरू हो जाएगा? अकम्युलेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे सेल काम करना बंद कर देगा और उसकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी. किस पे? 0 पे. So the answer will be delta. Question 42. When a zinc strip is placed in copper sulfate solution, copper gets precipitated because standard oxidation potential of zinc is. देखें हमारे पास जिंक का रॉड है और जिंक का रॉड हमने किस में डिप किया है जी? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, जिसमें ये +2 है और SO4 -2 है. अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो आपके सामने है ये जो कॉपर है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और जिंक का कम है. अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी रिडक्शन हो रही, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन. अब जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा तो बेसिकली क्यों होगा? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कम और
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा की ऑप्शन कहां नजर आ रही है? बीटा पे। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 43, अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज जीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज, आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है वो हमने क्या किया? अज्यूम किया है। तो अज्यूम करने वाली कहीं बात नजर आ रही है? बिल्कुल। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 44, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट और जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। सवाल यह है कि इनमें से मैक्सिमम सेल पोटेंशियल किसका होगा? देखिए, मैक्सिमम सेल पोटेंशियल उन दो हाफ सेल्स को मिलाने से बनेगा कि जिनमें एक का रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम हो और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम हो। अब जिसका मैक्सिमम होगा वो तो वही होगा, लेकिन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वो मैक्सिमम हो जाएगा। और जब मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप सम अप करेंगे तो बेसिकली जो सेल पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा? वो मैक्सिमम ही आएगा। तो अब आप देखें, जब आप ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं तो इनमें सबसे हमने क्या देखना है? मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल और मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैक्सिमम वाली वैल्यू चेक करें, कौन सी आपको मैक्सिमम वाली वैल्यू नज़र आ रही है? तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू हमें ये नज़र आ रही है, और ये किसकी है जी? सिल्वर की है। एक तो सिल्वर होना चाहिए उसमें। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि ये होगा भी कैथोड, जबकि मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल जो हमें नज़र आ रहा है वो ये वाला नज़र आ रहा है, और ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? जिंक है। इसका मतलब मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये रिड्यूस नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, तो ये फिर एनोड होगा। तो अब आप देखें, जिंक एनोड होना चाहिए, यानी उसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। तो इन तीनों में ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें नहीं है ही नहीं जिंक, तो गलत हो गया। और सिल्वर होना चाहिए साथ, इसमें सिल्वर नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसमें सिल्वर नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो पक्की बात है आंसर बीटा। Question 45, a dilute aqueous solution of sodium sulfate is electrolyzed using platinum electrode. The products at the anode and cathode. ये भी हमने इसी तरह का डिस्कस भी किया था कि ये हमारे पास सोडियम सल्फेट है जिसमें Na+1 SO4-2, और चूंकि एक्वस सोल्यूशन है तो H+1 और OH-1। तो इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? H+1 का। अगर H+1 है तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन सी गैस बना देगा? हाइड्रोजन गैस बना देगा। और इन दोनों में से एनोड पे जाने की या डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी OH आयन की ज़्यादा है। तो ये भी अभी हमने पढ़ा था, जब ये डिस्चार्ज होता है OH आयन तो कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन गैस। सो द आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? मतलब उसमें किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही हो यानी रिडक्शन हो रही हो, और किसी की बढ़ रही हो यानी ऑक्सीडेशन हो रही हो। तो मसलन ये हमें शायद दिखाई दे रहा है डेल्टा। कैसे? जिंक 0 है, Ag+1 है, Cn-1 है। इधर Ag 0 है, ये Zn+2 है, क्योंकि एक Cn होता है -1, 2 होंगे तो -2। तो अब आप देखिए, जिंक 0 से +2 यानी ऑक्सीडेशन, और ये जो सिल्वर है ये प्लस से क्या बना है? 0 यानी चार्ज कम हुआ है यानी रिडक्शन। तो एक की रिडक्शन हो रही है, एक की ऑक्सीडेशन। तो पक्की बात है कैसा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। जबकि बाकी रिएक्शंस में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो रिएक्टेंट्स में है वही प्रोडक्ट्स में, यानी ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 47, गिवन ये देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, फिर ये रिडक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन ये है कि Fe+2, Fe+3 और Fe आर प्लेस टुगेदर। ये सब के सब हमने इकट्ठे रख दिए तो क्या होगा? देखें, इन दोनों रिएक्शंस को हम देख लेते हैं। इनमें ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये प्लस में है तो ये तो होगा, लेकिन ये माइनस में, ये नहीं होगा। तो इसका उलट होगा। अब इसका उलट लिख देता हूँ मैं। उलट क्या होगा कि असल में Fe से Fe+2 बनेगा। तो ये वैल्यू क्या होगी?
ये प्लस 0.44 वोल्ट होगी, और ये है ही प्लस में तो ऐसे ही होगा, यानी बेसिकली Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 बनेगा, और इसकी वैल्यू प्लस 0.77 वोल्ट है। सवाल ये है कि Fe प्लस 3 इंक्रीज होंगे। देखें, Fe प्लस 3 Fe प्लस 2 में कन्वर्ट होंगे, तो फिर Fe प्लस 3 इंक्रीज नहीं होंगे, उल्टा डिक्रीज होंगे, तो ये गलत हो गया। बीटा Fe प्लस 3 डिक्रीज होंगे, तो ये Fe प्लस 3 से क्या बनेंगे, Fe प्लस 2, चूंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो ये बात क्या है, ये सही है। चार्ली पे है कि Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 रिमेन्स अनचेंज्ड। भाई Fe प्लस 3 से जब Fe प्लस 2 बन रहे हैं और इधर भी Fe से Fe प्लस 2 बन रहे हैं, तो भाई Fe प्लस 2 तो बढ़ रहे हैं, अनचेंज तो बात हो ही नहीं सकती। इसी तरह डेल्टा है Fe प्लस 2 डिक्रीजेज, देखिए डिक्रीज नहीं हो रहे, उल्टा इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिर इनमें से कौन सी बात सही है, बीटा, सो द आंसर विल बी बीटा। Question 48. Which of the following transparent aqueous solution will turn blue on adding piece of copper metal in it? अब देखिए, ब्लू तो हमें पता है एक ही चीज़ का होगा, और वो किसका होगा, वो कॉपर प्लस 2 की वजह से होगा। अब कॉपर मेटल अगर कॉपर प्लस 2 बनेगी तो पक्की बात है इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब इसकी ऑक्सीडेशन तभी हो सकती है जब जो दूसरा मेटल हो उसकी रिडक्शन हो, और रिडक्शन उसकी तब होगी जब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से नीचे हो। क्यों? क्योंकि रिडक्शन तो तब होगी जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक आप देखें, पोटाशियम, जिंक, सिल्वर और मैग्नीशियम में से कॉपर से नीचे कौन नजर आता है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन है, सिल्वर। सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन 49. Which can displace hydrogen from an acid more easily than others? याद रखें, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, तो वो किसी डाइल्यूट एसिड में से आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। तो ये जो चारों मेटल्स हैं इनमें सबसे ऊपर कौन है, कैल्शियम। सो द आंसर विल बी डेल्टा। रिएक्शन देखें कैसे होगा कि ये जो कैल्शियम है ये रिएक्ट करेगा सपोज डाइल्यूट HCl से। अब क्या होगा, कैल्शियम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। इसमें क्या था, Cl-1, जब इससे मिलेगा तो ये 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर बनेगा CaCl2। अब कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2, तो ये एक H+1 ले लेगा, दूसरा H+ होगा तो वो भी ले लेगा, वो दोनों मिलके कौन सी गैस बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो इस तरह कैल्शियम मेटल ने डाइल्यूट एसिड में से कौन सी गैस डिस्चार्ज करा दी, हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज करा दी। अब करा बाकी भी देंगे जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, लेकिन सबसे आसानी से वो करेगा जो सबसे ऊपर हो, यानी रिडक्शन पोटेंशियल कम और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो, यानी ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत सबसे ज़्यादा हो। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 50. इफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, विच कैन डिस्प्लेस ऑल अदर्स फ्रॉम देयर साल्ट्स। देखें, वो मेटल बाकी मेटल्स को उनके साल्ट से डिस्प्लेस कर देगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो अब इनमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल C का दिखाई दे रहा है, और C किस ऑप्शन पे दिया हुआ है, अल्फा पे। सो द आंसर विल बी अल्फा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।